बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और मैं ये बताता चलूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के जो एमसीक्यूज हैं ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, खुद बनाए हैं अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जाहिर सी बात है सारे के सारे स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाए। वो प्रैक्टिस के लिए अपने आप को मतलब जज कर लें कि हाउ दे ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जाम्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के एमसीक्यूज के लिए जो है ये आज की वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है। साथ साथ हम एमसीक्यूज को एक्सप्लेन भी करेंगे और जहाँ पे कंपैरिजन होगा वहाँ पे हम कंपैरिजन भी बताएंगे आपको कि अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो दूसरा ऑप्शन कहाँ पे सही होगा। तो ये जो यहाँ पे हम एमसीक्यूज आप पूरी वीडियो देखेंगे, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मिलेगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप खुद को एनालाइज कर सकेंगे, आप खुद को जज कर सकेंगे कि आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो जैसे ही एक एमसीक्यू एक्सप्लेन होगा, एमसीक्यू को एक्सप्लेन करने के बाद उसका सही ऑप्शन भी उसी वक्त आपको जो है वो मार्क करके बताया जाएगा। जब एमसीक्यूज आपके सामने हो तो आप उस एमसीक्यू को जज करें, उसका आंसर आप जो है वो जज करने की कोशिश करें कि इसका प्रोबेबली आंसर क्या हो सकता है। तो लिहाजा इसी तरह से आप उसको जो है वो अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप ये जो एमसीक्यू है उसका आंसर क्या होना चाहिए था, और जब वो आंसर मार्क करके बताया जाए तो उसके बाद आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं। इसी सूरत में आप अपने आप को जज करें कि ये जो 30 एमसीक्यूज हैं जो मैं यहाँ पे आज लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, उस 30 एमसीक्यूज में से एट द एंड आपको कितने एमसीक्यूज जो है वो अपने करेक्ट आप फाइंड आउट कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो व्यूअर्स, एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यू है हमारे पास बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी जो भी चीज़ों को और खदमात को मुल्क के अंदर ही एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसकी खरीदो फरोख्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम। तो सही आंसर है बोथ ऑफ देम, यानी होम ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज के दो नाम है, लिहाजा राइट आंसर इज बोथ ऑफ देम। नंबर 2 is it facilitates the free flow of goods and services from producer to consumer। यानी ये वो चीज है जिसके जरिए से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक बआसानी पहुंच जाती है, यानी कि बनाने वाले से लेकर सारिफ तक बआसानी पहुंच जाती है। वो कौन सी टर्म है? इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, बिजनेस है या ट्रेड है? तो इसका सही आंसर कॉमर्स। कॉमर्स इज द राइट आंसर और यहाँ पे भी मैं ऊपर भी टिक मार्क कर देता हूँ। फिर है नंबर 3rd पॉइंट, a person adopts after getting specialized training। यानी एक मखसूस ट्रेनिंग के बाद जो है वो एक बंदा इस चीज को फॉलो करता है, इस चीज को अडॉप्ट करता है। वो क्या चीज है? ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ओरिएंटेशन या मैकेनाइजेशन। सो द राइट आंसर इज प्रोफेशन। यानी प्रोफेशन वो चीज है जिसको बंदा किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बाद या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन हासिल करने के बाद अडॉप्ट करता है। जैसे कि आप ये देखें कि डॉक्टर के लिए एमबीबीएस होना जरूरी है, लॉयर के लिए एलएलबी होना जरूरी है। तो दीज आर प्रोफेशंस। तो कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बाद हासिल किया जाता है। नंबर 4th पॉइंट इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इज दिस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। यानी कारोबार का वो पहलू जिसमें चीजों को बनाया और बेचा जाए मुनासिब कीमतों पर, वो कौन सा एक्सपेक्ट कहलाता है? वो कौन सा पहलू कहलाता है? सियासी पहलू कहलाता है, मुआशरती पहलू कहलाता है, तिजारती पहलू कहलाता है या मुआशी पहलू कहलाता है, पॉलिटिकल, सोशल, कमर्शियल या इकोनॉमिकल? तो राइट आंसर इज इकोनॉमिकल।
इकोनॉमिकल इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज के रीजनेबल होने की तो हम कहते हैं बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर मिल रही है, यानी इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर मिलने का मतलब ये है कि रीजनेबल प्राइस के अंदर वो चीज अवेलेबल। नंबर 5 इज दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री डज नॉट प्रोड्यूस टैंजिबल गुड्स, यानी ये वो इंडस्ट्री की किस्म है कि जो टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती। टैंजिबल से मुराद आप सबको मालूम होगा, टैंजिबल से मुराद वो चीजें जो देखी जा सकती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, तो वो ये इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर जो है वो टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस नहीं की जाती। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री। सो द राइट आंसर इज सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि जिसके अंदर जो है वो टैंजिबल गुड्स प्रोड्यूस नहीं की जाती। नंबर 6 पॉइंट इज द अनदर नेम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है उसका दूसरा नाम क्या है? इंडिविजुअल बिजनेस, यानी फर्द वाहिद का बिजनेस, वन मैन बिजनेस, एक इंसान का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर बंदा खुद ही एम्प्लॉयड होता है, या ऑल ऑफ देम। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ देम, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के ये तीन नाम भी मौजूद हैं अपनी जगह पे। नंबर 7 पॉइंट इज दिस बिजनेस फॉर्म इज नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, यानी जो चार इकसाम है बिजनेस की उसमें से ये वाली फॉर्म वो है जिसके अंदर बिजनेसमैन जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं करता, यानी कि वो वेलफेयर के लिए काम करता है। यानी इस फॉर्म के अंदर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता, बल्कि मोटिव जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल होता है। तो वो कौन सा बिजनेस टाइप है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव्स? तो राइट आंसर इज कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी। Number 8 point is the maximum number of partners in partnership business is, यानी नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही है कि वो कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर मैक्सिमम तादाद जो है वो नॉर्मल जो बिजनेस है पार्टनरशिप का उसके अंदर मेंबर्स की तादाद यानी पार्टनर्स की तादाद कितनी होती है? 10%, 15%, 20% या अनलिमिटेड? सो द राइट आंसर इज 20%। 20% is the right answer। इन नॉर्मल पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स की लिमिटेशन है वो 20% है। अगर बैंकिंग बिजनेस की बात हो रही है कि अगर कोई पार्टनरशिप कोई बैंक पार्टनरशिप में ओपन किया जा रहा है, उस सूरत में कितने पार्टनर्स होंगे? उस सूरत में आंसर 10 होगा। वो एमसीक्यूज के अंदर शामिल नहीं, मैं इसकी आपको कंपैरिजन में वो बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर बैंकिंग बिजनेस का एमसीक्यूज आ जाए तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो उसकी लिमिटेशन 10%। नंबर 9 पॉइंट इज स्लीपिंग पार्टनर्स आर आल्सो नोन एज। स्लीपिंग पार्टनर, जैसे कि आपको मालूम है कि स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है कि जो मैनेजमेंट के यानी बिजनेस के डेली अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसका दूसरा नाम क्या है? डोरमेंट पार्टनर, यूनिवर्सल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर या लिमिटेड पार्टनर? तो सही आंसर है डोरमेंट पार्टनर, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर भी कहा जाता है। तो नंबर 10 पॉइंट इज इन मुदारबा, मुदारिब इज द कस्टोडियन ऑफ, यानी जो पार्टनरशिप की टाइप है मुशारका मुदारबा, उसमें से मुदारबा का जिक्र हो रहा है कि मुदारबा में मुदारिब जो है वो अमीन है किसका? किसका अमीन है? रब्बुल माल का, मुशारिक का, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम? द राइट आंसर इज रब्बुल माल। रब्बुल माल उसे कहा जाता है कि जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसे रब्बुल माल कहा जाता है मुदारबा की टर्म में। तो लिहाजा मुदारबा के अंदर मुदारिब जो है वो रब्बुल माल का कस्टोडियन यानी अमीन होता है। नंबर 11 पॉइंट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कम से कम तादाद कितनी मुतय्यन है? ऑप्शंस आर 2, 3, 4 और 5। द राइट आंसर इज 3। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स की कम से कम तादाद जो है वो 3 होना जरूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितनी होना जरूरी है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है। नंबर 12 इन पाकिस्तान जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस। पाकिस्तान में जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज मौजूद हैं वो कौन सी कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत अपनी खिदमत अंजाम देती है, यानी कौन सी कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो सुपरवाइज की जाती है, गवर्न की जाती है? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1932, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1948, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1970? द राइट आंसर इज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अगर इस किस्म का ऑप्शन आ जाए, मैंने जानबूझ के ऑप्शन रखा
स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि आइदर 1948 है या 1984 है, तो द राइट आंसर इज 1984. नंबर 13 पॉइंट इज कंपनीज मे नॉट स्टार्ट देयर बिजनेस विदाउट दिस डॉक्यूमेंट. यानी जो कंपनीज होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो होती हैं, वो अपनी ऑपरेशन को इस डॉक्यूमेंट के बगैर स्टार्ट नहीं कर सकती. ऑपरेशन की बात हो रही है, यानी अपने बिजनेस के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको वो स्टार्ट नहीं कर सकती इस डॉक्यूमेंट के बगैर. तो कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे क्लिक कर देते हैं, राइट आंसर टिक कर देते हैं, जबकि इस सीक्वेंस में राइट आंसर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है. यहाँ पे बात हो रही है कंपनी में नॉट स्टार्ट देयर बिजनेस. कंपनी अपनी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकती या कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगी, ऑपरेशन को स्टार्ट नहीं करेगी, बिजनेस ऑपरेशन को इस डॉक्यूमेंट के बगैर. तो राइट आंसर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है. अगर एमसीक्यू ये हो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती इस डॉक्यूमेंट के बगैर, तो उस सूरत में आंसर जो है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा. पॉइंट नंबर 14 इज इट इज द कोर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज. यानी बाजारकारी की जो भी सरगर्मियां हैं उसमें ये सरगर्मी जो है वो अहम किरदार अदा करती है, यानी कि कोर फंक्शन है. अहम तरीन पॉइंट ये, तो कौन सा वो पॉइंट है? एडवर्टाइजिंग, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट इनोवेशन या सेल्स. राइट आंसर इज मार्केट रिसर्च. क्योंकि जब तक मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं होगी, ना एडवर्टाइजिंग प्रॉपर्ली हो सकती है, ना प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन आ सकती है, और ना ही आपकी सेल्स बेहतर हो सकती है. Number 15th point is it is the combination of name, term, sign, symbol to identify goods and services of one seller or group. यानी कि ये मजमुआ है नाम, टर्म, साइन, सिंबल वगैरह का, ताकि एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस को पहचाना जा सके कि ये गुड और सर्विस इस पर्टिकुलर ग्रुप की है या इस पर्टिकुलर सेलर की है. तो राइट आंसर पहले ऑप्शंस देख लेते हैं. रिस्क टेकिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग या सैंपलिंग. तो इसमें राइट आंसर जो है वो है ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांड का नाम देखकर ही आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस सेलर की या किस कंपनी की मौजूद है. नंबर 16 पॉइंट इज दिस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज बिकम पॉपुलर इन बिग सिटीज ऑफ पाकिस्तान डे बाय डे. यानी एडवर्टाइजिंग के जो डिफरेंट मीडियाज हैं उसमें ये वाला जो मीडिया है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर रोज बरोज तरक्की पा रहा है, यानी इसका इतलाक हो रहा है पाकिस्तान के बड़े शहरों में. कौन सा है? न्यूज़पेपर, कार कार्ड्स, मीन साइंस, नन ऑफ देम. राइट आंसर इज मीन साइंस. मीन साइंस कहते हैं ये जो रोशनी के जरिए जो है वो खास रोशनी के जरिए जो स्पेशल लाइट्स होती है उसके जरिए जो मार्केटिंग की एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसे मीन साइंस कहते हैं. नंबर 17 पॉइंट इज अ मिडलमैन डज नॉट होल्ड स्टॉक नॉट डील विद हिज ओन नेम. वो कौन सा मिडलमैन है कि जो ना ही स्टॉक को अपने पास सेफ रखता है, महफूज रखता है, और ना ही अपने नाम से उस चीज को बेचता है. वो कौन सा मिडलमैन है? फैक्टर, अंडरराइटर, ब्रोकर या रिटेलर. द राइट आंसर इज ब्रोकर. ब्रोकर इज द राइट आंसर. ब्रोकर वो शख्स है कि जो ना ही किसी माल को अपने पास महफूज रखता है, ना ही अपने नाम की ओनरशिप से उस चीज को सेल करता है, बल्कि ये ओनरशिप डिस्क्लोज कर देता है कि ये चीज इसकी है और मैं सिर्फ और सिर्फ बीच में ब्रोकर का काम कर रहा हूँ, यानी कि दो पार्टीज को आपस में मिलाने का काम कर रहा हूँ. नंबर 18 इज शॉपिंग मॉल्स इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ सिटीज आर दिस टाइप ऑफ रिटेलिंग आउटलेट. यानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं वो रिटेल आउटलेट्स होते हैं इस किस्म के. तो कौन से रिटेल आउटलेट्स होते हैं? शॉपिंग मॉल्स की बात हो रही है. मल्टीपल चेन स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑर्डिनरी रिटेल आउटलेट्स या ऑनलाइन स्टोर्स. तो सही जवाब यहाँ पे है डिपार्टमेंटल स्टोर्स. बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की बात हो रही है. अच्छा, इसी तरह से वो रिटेल आउटलेट्स के जहाँ पर प्रोडक्शन भी वो खुद ही करते हैं और प्रोडक्शन के साथ साथ रिटेलिंग भी वो खुद ही करते हैं, वो मल्टीपल चेन स्टोर्स होते हैं. यानी कि मल्टीपल चेन स्टोर्स वो डिपार्टमेंट्स हैं, वो स्टोर्स हैं कि जो खुद ही अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही अपने रिटेल आउटलेट्स पे सेल कर रहे होते हैं, वो मल्टीपल चेन स्टोर्स कहलाते हैं. वजाहत जरूरी थी यहाँ पे ताकि अगर ये एमसीक्यू आ जाए तो उसमें अपनी स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो. नंबर 19 इज कंप्यूटर, डिक्टेटिंग मशीन्स, स्मार्टफोन्स आर दीज डिवाइसेस. यहाँ कुछ डिवाइसेस के नाम लिखे हैं जो कि आजकल इस बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस हैं.
तो इन डिवाइसेस के नाम लिखे हुए कि कौन सी डिवाइसेस है, कॉस्ट सेविंग डिवाइसेस, लेबर सेविंग डिवाइसेस, पेपर सेविंग डिवाइसेस या नन ऑफ देम। तो राइट आंसर इज लेबर सेविंग डिवाइसेस, क्योंकि ये वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए से हम लेबर को बचाते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसके अंदर जब मैं सवाल करता हूँ इस किस्म के, तो स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं कॉस्ट सेविंग डिवाइसेस, कुछ लिख देते हैं पेपर सेविंग डिवाइसेस, जबकि हकीकत में इन डिवाइसेस के जरिए लेबर सेव हो रही है। जब लेबर सेव हो रही है तो अल्टीमेटली कॉस्ट भी सेव हो रही है और पेपर भी सेव हो रहा है। Number 20 is a system through which the file location of record may be found easily. वो निज़ाम जिसके जरिए हम फाइलिंग में अपने किसी भी रिकॉर्ड को बआसानी ढूंढ सकते हो, वो कौन सा निज़ाम है? पोस्टिंग का, फाइलिंग का, इंडेक्सिंग का या सॉर्टिंग का? द राइट आंसर इज इंडेक्सिंग, यानी फेरिस्त। जब हम किसी चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम पहले फाइलिंग की इंडेक्स में उसको देखते हैं और आसानी से उसको तलाश कर लेते हैं। नंबर 21 इज इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी, यानी किसी भी मुल्क की मईशत की मुकम्मल तस्वीर अगर हमने देखनी है तो वो हम इस तरीके से देख सकते हैं। कौन सा वो तरीका है? बैलेंस ऑफ ट्रेड के जरिए देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जरिए देख सकते हैं, दोनों के जरिए देख सकते हैं। ये दोनों ही वो वसीले नहीं है जिसके जरिए हम किसी भी कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को एनालाइज कर सके। द राइट आंसर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दोनों तरह के आइटम्स होते हैं, टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ टेंजिबल आइटम्स होते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही की एक जो है वो आप समझ लें कि कॉम्बिनेशन मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की शो करता है। 22 is occurrence of natural calamity that cause harm to businesses, यानी अगर किसी भी किस्म की कुदरती आफत का सामना किसी भी कारोबार को करना पड़े तो उस सूरत में जो इंश्योरेंस होगा वो क्या होगा, उसकी सूरत हाल क्या होगी? रिकवरेबल होगा, नॉन रिकवरेबल होगा, इंश्योरेबल होगा या नॉन इंश्योरेबल होगा? तो सही आंसर है नॉन इंश्योरेबल, यानी किसी भी किस्म की कुदरती आफत की सूरत में बिजनेस अगर इंश्योर्ड हो उस सूरत में बिजनेस की जो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस के मामलात हैं उस पर कोई भी बिजनेसमैन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता अपने नुकसान की रिकवरी के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हादसा में नुकसान हुआ वो नेचुरल कैलेमिटी यानी कुदरती आफत के जो है वो वजह से हुआ, तो इस वजह से ये नॉन इंश्योरेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड ऑन, इंटरेस्ट का रेट जो है वो फिक्स इनमें से किस पर है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, नन ऑफ दैम। राइट आंसर इज डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। Number 24, this business letter conveys common message to a large number of readers or customers. ये वो बिजनेस लेटर है जो लार्ज नंबर ऑफ रीडर्स यानी कि बहुत ज्यादा रीडर्स को और या कस्टमर्स को एक ही लेटर कन्वे किया जाता है, सेम मैसेज कन्वे करने के लिए एक ही लेटर लिखा जाता है। कौन सा लेटर है? सेल्स लेटर, अनाउंसमेंट लेटर, कंप्लेन लेटर या सर्कुलर लेटर? राइट आंसर इज सर्कुलर लेटर। Number 25 is inquiry letters are also known as, inquiry letters का दूसरा नाम क्या है? Prospecting letters, letter of interest, both of them, none of them. Right answer is both of them. Inquiry letters को prospecting letters भी कहते हैं और letter of interest भी कहते हैं। Number 26, the duration for long-term business finance is usually for, यानी जो बिजनेस में फाइनेंस की इकसाम है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इसमें जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 10 और मोर इयर्स, 12 इयर्स और मोर, 15 और मोर इयर्स, 20 इयर्स और मोर? राइट आंसर इज 10 और मोर इयर्स। बिजनेस फाइनेंस में लॉन्ग टर्म फाइनेंस की मुद्दत जो है वो 10 या 10 से ज्यादा साल की होती है। Number 27 is in life insurance, if insured amount is payable on death only, it is called, यानी जब लाइफ इंश्योरेंस कराई जाती है उसमें अगर जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड पर्सन की डेथ पर जो है वो पेबल होगा
उस सूरत में वो कौन सी पॉलिसी कहलाएगी? इंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, डेथ पॉलिसी या मैच्योर्ड पॉलिसी? द राइट आंसर इज होल लाइफ पॉलिसी। नंबर 28, लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड इन फेवर ऑफ। लेटर ऑफ क्रेडिट किसको इशू किया जाता है? इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बैंकर या रिसीवर? द राइट आंसर इज एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को इशू किया जाता है, एक्सपोर्टर के लिए किया जाता है। नंबर 29, रिटेलर्स इन पाकिस्तान आर जनरली। पाकिस्तान में जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं वो ज्यादातर रिटेल आउटलेट्स जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सोल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, कंपनी बिजनेस होता है उनका, या कॉपरेटिव्स होते हैं? द राइट आंसर इज सोल प्रोप्राइटर। मेजॉरिटी रिटेलर्स जो पाकिस्तान में होते हैं दे आर जनरली सोल प्रोप्राइटर्स। नंबर 30 इज अ पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज। एडवर्टाइजिंग यानी इश्तिहारकारी का मकसद क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस, इंक्रीजिंग सेल्स, एस्टैब्लिशिंग गुडविल, ऑल ऑफ दैट। इश्तिहारकारी का मकसद लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना, आगाही फराहम करना, अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करना, लोगों में अपनी चीज की, अपनी प्रोडक्ट की गुडविल को क्रिएट करना, एक अच्छी साख बनाना, या ऑल ऑफ दैट? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दैट। एडवर्टाइजिंग का मकसद जो है वो मकसद है उसमें वो ये तीनों चीजें शामिल हैं। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए कि जितनी भी कोशिश की आप लोगों को उससे फ़ायदा हासिल हो, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल जाए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगले साल के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।